ना हमारे पास जो हर्ट बनना स्टार्ट होता है, इस तरह करके दो ट्यूब्स बनेंगी, ठीक है। वो आपस में देन फ्यूज हो जाएंगी इस तरह करके, ठीक है। देन ये जब फ्यूज होंगी तो फिर ये ना फ्यूज होके थोड़ी थोड़ी डायलेट हो जाएंगी और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देंगी, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यही हम लेके चलते हैं बुक पे कि बुक पे इसने ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है। तो ये आ गया हमारा 22nd डे वाला स्ट्रक्चर। जब दूसरा बच्चा होता है ना, माँ के पेट में डिवेल्प हो रहा होता है, उसका हर्ट डिवेल्प हो रहा होता है, तो हर्ट इतना डिवेल्प नहीं होता कि ये दूसरा इस तरह, मतलब उसके दो एट्रियम दो वेंटिकल और प्रॉपर, इसमें जस्ट दो साइड होती हैं। एक इसमें ब्लड आ रहा होता है एक साइड से, और दूसरी साइड से ब्लड निकल रहा होता है। आपको पता है कि जहां पे हार्ट में ब्लड एंटर हो रहा होता है, कहाँ से एंटर हो रहा होता है, वेन से एंटर हो रहा होता है। तो जो दूसरा बच्चा होगा माँ के पेट में, उसमें कार्डिनल वेन्स होंगी, ब्लड जहां से एंटर होगा वो कौन सी होंगी, कार्डिनल वेन्स होंगी। और जहां से ब्लड एग्जिट करेगा हार्ट को, वो होंगे हमारे पास ये दूसरा एओर्टिक आर्टरीज होंगी, और ये ट्रंकस आर्टरियोसिस होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। ओके हो गया। अब इसी से ही हमने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। इसी से जब बड़ा मतलब हार्ट ये इस तरह प्रॉपर डिवेलप हो जाएगा, तो इसी से हमने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। सारा कंसेप्ट इसी में है कि आगे सारी चीजें कैसे बननी है, ठीक है। तो हमारे पास थी कार्डिनल वेन्स। तो जो हमारा हार्ट होता है उसमें जो राइट एट्रिया होता है, उसमें मेन कौन सी वेन्स आ रही होती हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। इट मीन्स के ये जो कार्डिनल वेन्स होंगी, ये जब इस ये वाला हार्ट बनाएंगी, उस वक्त ये किस में डेवलप हो जाएंगी, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना का। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखो सुपीरियर वेना केवा कौन सी कार्डिनल वेन्स, ये इसको बस आपने रट्टा लगा लेना है कि राइट कॉमन कार्डिनल वेन एंड राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन ने सुपीरियर वेना केवा बनवा दिया। देन इन्फीरियर वेना केवा बनवाना है, तो वो किसने बनवा दिया, पोस्टीरियर कार्डिनल सब कार्डिनल एंड सुप्रा कार्डिनल वेन ने। तो मैंने इसको जो याद रखा हुआ है इन्फीरियर और ये सब मतलब हम मोस्टली यूज करते हैं ना नीचे के लिए, और इन्फीरियर का भी मतलब होता है नीचे। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हो कि इसमें सब कार्डिनल वेन आएगा और इन्फीरियर, बाकी दूसरा आपके पास आ गया ये दूसरा एंटीरियर कार्डिनल वेन, ये रटा है। ओके हो गया। अब देखो हमने क्या बनवा दिया, दूसरा वेन्स बनवा दी, ठीक हो गया। देन हमारे पास इस तरह करके होता है हॉर्न, ठीक है। तो अब हॉर्न ने कौन सा पार्ट बनवाना है, हॉर्न ने इससे अगला पार्ट बनवाना है। अगला कौन सा, फॉर एग्जाम्पल हमारा हर्ट है ना, इसका एक और सिंपल सा दूसरा आप रूल याद रख लो कि जहां पे भी इसमें से इसमें कोई वैसल एंटर हो रही होगी या इसमें कोई दूसरा वैसल एग्जिट कर रही होगी, तो वो वाला पार्ट होगा इसका स्मूथ पार्ट है, ठीक है। वो वाला क्या पार्ट होगा, स्मूथ। फॉर एग्जाम्पल ये क्या आ रहा है जनाब, सुपीरियर वेना के बाहर है, और ये आ रहा है जनाब इसमें इन्फीरियर वेना के वार है। तो इसका जो इसके आसपास पार्ट होगा वो होगा स्मूथ पार्ट। लेकिन जो बाकी इसका पार्ट होता है वो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट होता है, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो रफ सा पार्ट होता है जो बाकी पार्ट होता है। लेकिन जो दूसरा जहां पे कोई वैसल एंटर कर रही है या एग्जिट कर रही है, वो कौन सा होगा, स्मूथ पार्ट होगा। इट मीन्स कि ये जो स्मूथ पार्ट है वो किसको बनवाना चाहिए, हॉर्न्स को। ऐसा ही है ना, अगला पार्ट इन्होंने हॉर्न से बनवाना है। तो यही देखो हमारे जो हॉर्न्स हैं कौन कौन सा, जो लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस मिनोसिस है और जो राइट हॉर्न ऑफ साइनस मिनोसिस है। इसने क्या किया, जो राइट हॉर्न ऑफ साइनस मिनोसिस है इसने बनवा दिया स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। वही हम चीज बनवाना चाह रहे थे ना, अगला पार्ट। देन ये जो लेफ्ट हॉर्न होगा, ये जो हमारा लेफ्ट हॉर्न है, तो हमें पता है कि हमारा जो राइट एट्रियम है, इसमें एक और भी तो आ रही थी ना सप्लाई, इधर से कोरोनरी साइनस रन कर रहा था, ऐसा ही है, जो कि हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा था। और ये कहाँ से आ रहा था, लेफ्ट साइड से। तो आपको पता चल गया कि जो लेफ्ट हॉर्न है उसने क्या बना दिया, ये देखो जो लेफ्ट हॉर्न है उसने क्या बना दिया, हमारा कोरोनरी साइनस बना दिया। इट मीन्स कि अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं। अब हम कौन सा पार्ट बनवाना चाहते हैं, अब इसका हम ट्रेबिकुलेटेड पार्ट बनवाना चाहते हैं ना, एट्रिया का स्मूथ पार्ट भी बनवा गया, इसमें जो वेसल्स आ रही थी वो भी आ गई हैं। अब हम इसका कौन सा पार्ट बनवाना चाहते हैं, ट्रेबिकुलेटेड पार्ट बनवाना चाहते हैं। तो ये जो है ये होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव एट्रिया, इनको हम क्या नेम देते हैं, प्रिमिटिव एट्रिया। तो इन्होंने प्रिमिटिव एट्रिया ने क्या किया, प्रिमिटिव एट्रिया ने क्या करना है, जो बाकी पार्ट बच गया वो बनवा देना है। तो वो बाकी पार्ट कौन सा है, ट्रेबिकुलेटेड पार्ट। तो ये देखे हमारे पास जो होते हैं जनाब प्रिमिटिव एट्रिया, उन्होंने क्या बना दिया, ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। सिंपल है ना, बिल्कुल ओके हो गया। देन अब देखो एट्रिया के बाद क्या होता है, एट्रिया के बाद क्या होता है, वेंटिकल्स होते हैं ना, ये वेंटिकल्स होते हैं। तो देखो इधर भी हमारा जो ये वाला अभी डेवलपिंग हर्ट था, उसमें भी एट्रिया के बाद क्या होंगे, वेंटिकल्स। इन्हें हम क्या नेम देंगे, प्रिमिटिव वेंटिकल्स, यानी कि पुराने वेंटिकल्स, ठीक है। तो अब इन्हीं से क्या बन जाएगा, ये जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स हैं, इन्हीं से ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ वेंट्रिकल्स बन जाएगा। इन्हीं से क्या बन जाएगा, ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ, ये देखो प्रिमिटिव वेंट्रिकल ने क्या बनाया, ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल बनवा दिया। देन अब देखो इससे ऊपर होता है बल्बस कॉर्डस। तो ये आप देख सकते हो कि ये आ गया हमारे पास बल्बस कॉर्डस। ये देखो ना वेंट्रिकल से ना इससे ऊपर क्या आ गया, बल्बस कॉर्डस।
अब इट मींस कि ये जो बल्बस कॉर्डस है इसने क्या बनवाने हैं, स्मूथ पार्ट ऑफ दूसरा स्मूथ पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंटिकल, क्योंकि ट्रेबिकुलेटेड पार्ट हमारे पास ऑलरेडी बन चुके हैं, तो अब हम स्मूथ पार्ट बनवाना चाहते हैं। तो देखो वेंटिकल के बाद को क्या था, बल्बस कॉर्डस, तो इसने क्या किया, स्मूथ पार्ट ऑफ, तो ये जो इसके स्मूथ पार्ट होंगे, स्मूथ पार्ट कौन से, जहां से वो वेसल्स निकल रही होंगी, तो हमें पता है जो राइट वेंटिकल है उससे क्या निकल रहा था, पल्मोनरी आर्टरी निकल रही थी, ये जो राइट वेंटिकल था। और जो हमारे पास था लेफ्ट वेंटिकल, उधर से क्या निकल रहा था, एओर्टा निकल रहा था। इट मींस के इधर ये वाला जो एरिया स्मूथ पार्ट है वो किसने बनवा दिया, हमारे बल्बस कॉर्डस ने, ऐसा ही है ना। अब देखो बल्बस कॉर्डस के बाद हम क्या बनवाना चाहते हैं, ये वाली वेसल्स बनवाना चाहते हैं ना, क्योंकि बाकी वेंटिकल का सारा सीन ओके हो गया। अब हम क्या बनवाना चाह रहे हैं, ये वाली वेसल्स बनवाना चाह रहे हैं। तो देखो यही बल्बस कॉर्डस के बाद क्या आ रहा है, ये वाली दूसरा आ रहा है ना हमारे पास, ट्रंकस आर्टरियोसिस। ये देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है जनाब, ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो ये देखो ये ट्रंकस आर्टरियोसिस ने हमारी ये बनवा देनी है, सिंपल सी बात है। इस क्या क्या बनवाएगा, एओर्टा बनवा देगा और साथ में पल्मोनरी आर्टरी बनवा देगा। तो यही लिखा हुआ है कि जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है उसने क्या बनवा देना है, आपका एओर्टा, सेंडिंग एओर्टा, और साथ में क्या बनवा देना है, पल्मोनरी ट्रंक बना देना है। सिंपल था ना। अब देखो ये सारा हमारा हो गया, लेकिन हमने बाकी ये जो होता है ना हमारे पास राइट एट्रियम, इसका जो स्मूथ पार्ट होता है वो कौन बना रही होती है, प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन्स। आपको पता है ना यार कि जहां पे भी वेसल एंटर करेगी, यानी कि इधर दूसरा पल्मोनरी वेसल्स एंटर कर रही होती है ना, तो ये जो इधर पास वाला पार्ट होगा वो हमारी बनवा देंगे प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन्स। ओके हो गया। देन अब देखो हमने ये तो सारी चीजें स्मूथ पार्ट बनवा दिए, ट्रेबिकुलेटेड पार्ट बनवा दिए, वो सारी चीजें ओके होगी, लेकिन इनके दरमियान में ये सेप्टा वगैरह तो नहीं ना बनवाए, ये एट्रिया और वेंटिकल के दरमियान कहीं तो मैंने नहीं बताया कि ये सेप्टा। तो अब ये हमारे पास होते हैं ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंडोकार्डियल क्वेश्चंस। तो ये जो एंडोकार्डियल क्वेश्चंस होते हैं अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं इनको कि कैसे ये सारी चीजें बननी है। तो इन्होंने बनवा देना है एट्रियल सेप्टम, मेम्ब्रेनस इंटरवेंटिकुलर सेप्टम, बाकी ये जो सारे वाल्व हैं वो सारी चीजें किसने बनवा देनी है, एंडोकार्डियल क्वेश्चंस ने। तो अब देखो जब मैं कह रहा हूं कि दूसरा एट्रियल सेप्टम मींस के ये देखो एट्रिया के दरमियान में जो सेप्टम है वो इन्होंने बनवा देना है। उसके बाद ये होता है मेम्ब्रेनस सेप्टम, यानी कि जो वेंटिकल्स के दरमियान में जो दूसरा सेप्टम है ऊपर वाला उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस सेप्टम, अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, और ये इन्होंने बनवा देने हैं। देन इधर देखो इधर क्या होगा, ये दूसरा इंट्रा एट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम, तो वो भी कौन बनवाएगा, एंडोकार्डियल क्वेश्चन। इसी तरह दूसरी साइड पे भी वो, तो इधर क्या होते हैं हमारे पास, कौन सा वाल्व होता था, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कौन सा, माइट्रल वाल्व, तो वो भी एंडोकार्डियल क्वेश्चन है। देन इधर देखो जो था हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, इसमें भी तो कौन सा वाल्व होता था, पल्मोनरी वाल्व, और जो एओर्टा था। तो ये सारे वाल्व सारे सेप्टा, सिंपल सी बात है, एंडोकार्डियल क्वेश्चन ने बनवा देने हैं। तो इस तरह करके जनाब हमारा सारा हर्ट बन जाएगा। देखो 22nd डे में इस हालत में था, देन ये क्या करेगा, लूप करेगा। ठीक है, जब लूप करेगा देन इस कंडीशन में आ जाएगा, देन इस कंडीशन में आके जनाब ये हमारा हर्ट बन जाएगा और ये बीट करना स्टार्ट कर देगा। और ड्यूरिंग 4th वीक हमारा जो हर्ट है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है। इधर लिखा है, ये देखो कि दूसरा हर्ट क्या है कि जनाब बिगन्स इन द, ये देखो प्राइमरी हर्ट ट्यूब लूप्स टू एस्टेब्लिश लेफ्ट एंड राइट पोलैरिटी, वो इस तरह करके ट्यूब बन रही थी और देन इस तरह करके लूप हो रही थी, ऐसे ही है। तो इसने क्या बनाया, लेफ्ट एंड राइट पोलैरिटी बना दी। देन ये देखो ये क्या है कि बीट करना स्टार्ट करता है ड्यूरिंग 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। और ये फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में, यानी कि हम जो हमारे अंदर जो बच्चा बन रहा होता है एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर क्या है कि फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन कौन सा होता है, हार्ट होता है। ओके हो गया, डन हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, वो प्रॉब्लम क्या आती है, इसके लिए मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को नोट्स पे ले, बल्कि इधर बताता हूँ। हमारी बॉडी में ना इस तरह करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलिया। वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, हमारे साइनसिस में भी होते हैं, हमारे दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होते हैं। बल्कि सिंपल सा ये देखो हमारा जो स्पर्म होता है, ठीक है, उसका भी तो ये क्या होता है, ये जो फ्लेजेलम होता है इसमें भी तो सीलिया ही है ना, ये भी तो एक दूसरा मॉडिफाइड टाइप ऑफ सीलिया है। तो ये सारे इनका काम क्या होता है, सीलिया ये बीट करते हैं और चीजों को मूव करवाने में मदद करते हैं, ऐसा ही है। अब अगर ये जो दूसरा प्रॉब्लम होती है, हम पढ़ रहे हैं अब कार्टेगनर सिंड्रोम। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो सीलिया होते हैं इनमें एक दूसरा आर्म होता है जिसका नेम है डाइनिन। अगर डाइनिन आर्म डिफेक्टिव हो, अगर क्या हो, डाइनिन आर्म डिफेक्टिव हो, तो ये सीलिया बीट नहीं कर सकते, यानी कि ये सीलिया मूव नहीं कर सकते। और ये सीलिया हमारे पास जरूरी थे किसके लिए, हार्ट की प्रॉपर जो लेफ्ट वाली पोजीशन होती है ना, हमारा हार्ट हम कहते हैं लेफ्ट पोजीशन पे होता है, तो ये सीलिया की नॉर्मल मूवमेंट जरूरी थी हार्ट की नॉर्मल पोजीशनिंग के लिए। लेकिन कार्टेगनर सिंड्रोम में क्या हुआ कि सीलिया का जो डाइनिन आर्म था ना उसके साथ प्रॉब्लम आ गई। जब डाइनिन आर्म के साथ प्रॉब्लम आ गई तो सीलिया बीट नहीं कर सकेंगे, प्रॉपरली मूव
रिमूव नहीं कर सकेंगे। इट मीन्स कि अब हार्ट अपनी प्रॉपर लेफ्ट वाली पोजीशन पे नहीं आएगा। तो हार्ट कहाँ पे आपको मिल जाएगा? राइट साइड पे। हार्ट का आपको राइट साइड पे मिलना, हम उसको कह देते होते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रो मीन्स के राइट, कार्डिया मीन्स के आपको हार्ट राइट साइड पे मिल जाएगा। ये हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों में हार्ट राइट साइड पे होता है, लेकिन हार्ट का तो सिर्फ राइट साइड से होने से कोई मसला नहीं होना था। मसला अब उस बंदे बेचारे में क्या आया कि उसके स्पर्म्स भी नहीं मूव कर रहे होंगे, क्योंकि उसके भी तो सीलिया खराब हो गए होंगे, तो वो मेल इनफर्टाइल होगा। अगर फीमेल होगी तो उसमें भी क्या है कि देखो, ये जो हमें पता है कि ये फेलोपियन ट्यूब होती है ना, इस तरह करके यूट्रस होती है, और यार ये सारा ना अब मैं उसको प्रॉपर ड्रा नहीं कर रहा, तो ये फेलोपियन ट्यूब होती है, इधर ओवरी होती है, इधर से एग रिलीज होता है, और इधर ये जो फेलोपियन ट्यूब ही होती है, इसमें भी सीलिया होते हैं, जिनका काम होता है इस एग को मूव करवा के इधर यूट्रस पे लेके आना, ठीक है। और ये सारी फर्टिलाइजेशन होती है, और इधर आपको पता है कि आके जो दूसरा जाइगोट होता है वो इधर लग जाता होता है, इम्प्लांट हो जाता होता है, और बच्चा इधर प्रॉपर डेवलप होता है। लेकिन इस बेचारी जो औरत है, इसके तो ये सीलिया काम नहीं कर रहे, तो जब इसके सीलिया काम नहीं करेंगे तो ये जो दूसरा एग है वो उधर जा सकेगा यूट्रस तक? जब यूट्रस तक जा नहीं सकेगा तो इट मीन्स कि वो फीमेल भी इनफर्टाइल होगी, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। आपने हमारे पास अब कितनी आ गई? तीन चीजें आ गई जो जिस बंदे में क्या था, कार्टाइगनल सिंड्रोम था। चौथी चीज, हमारे जो साइंसिस होते हैं, ये नाकों के दूसरा नोज की साइड पे साइंसिस होते हैं, ये माथे के ऊपर भी ना, ये स्पेस सी होती है, हमारी बोन्स में स्पेस होती है, उन्हें हम कहते हैं साइंसिस। और ये साइंसिस का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि एयर को ह्यूमिडिफाई करना, यानी कि उसमें थोड़ा सा म्यूकस ऐड करना, ह्यूमिडिफाई करना, उसको थोड़ा सा वार्म करना। तो उनमें भी क्या होते हैं? ये सीलिया होते हैं। उनके भी सीलिया जब खराब होंगे तो उधर से वो सीलिया म्यूकस को रिमूव नहीं कर सकेंगे, तो उधर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो जब साइंसिस में इन्फेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है उधर इन्फ्लेमेशन भी होगी, तो बंदे को क्या हो जाएगा? साइनोसाइटिस हो जाएगा। देन हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, फॉर एग्जांपल इस तरह ट्रैकिया होता है, ये ब्रोंकाई होते हैं, ऐसे ही है ना। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें भी सीलिया होते हैं, जिनका काम है कि जो इधर म्यूकस वगैरह आ रहा है, या जो भी गंदी चीजें, जो डस्ट पार्टिकल या जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स वगैरह आ रहे हैं, उन सबको ऊपर की तरफ बीट करना। और ये जो हमें बलगम वगैरह आ रही होती है, या इस तरह करके आ रही होती है ना वो सारी चीजें, तो वो इधर से ही ये सारा म्यूकस आ रहा होता है ऊपर गले में, उसको या फिर हम स्वेलो कर लेते हैं, ये वाला जो म्यूकस ऊपर जा रहा होता है उसको या फिर हम स्वेलो कर लेते हैं और या थूक देते होते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, लेकिन इस बंदे के तो सीलिया खराब है, तो ये सीलिया ऊपर बीट कर सकेंगे? इस म्यूकस को रिमूव करवा सकेंगे? नहीं करवा सकेंगे। तो वो सारा म्यूकस इधर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ना। तो वो सारा म्यूकस जब इधर इकट्ठा शुरू होना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं ब्रोंकी एक्टेसिस, यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं उधर काफी ज्यादा म्यूकस इकट्ठा हो गया है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रोंकी एक्टेसिस। तो इट मीन्स के दूसरे उस बंदे में और क्या मसला आ गया? ब्रोंकी एक्टेसिस का। और साथ में जाहिर सी बात है इधर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीलिया ही तो बैक्टीरिया को बाहर फेंक रहे थे ना, इधर से रिमूव करवा रहे थे। तो ये चार चीजें आ गई हमारे पास जिस बंदे में होगा कार्टेगनल सिंड्रोम, जिसमें राइट साइड पे हर्ट होगा। राइट साइड पे हर्ट नॉर्मल काम करेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो सीलिया दूसरी जगहों पे भी खराब हुए पड़े हैं डाइनिन आर्म के खराब होने की वजह से, प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, वो बंदा बेचारा अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। अब मैं थोड़ी सी और आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ कार्टेगनर सिंड्रोम के बारे में। वो क्या कि ये जो डाइनिन आर्म होता है ना, ये डाइनिन आर्म में ना एटीपेज एंजाइम होता है। कौन सा? एटीपेज। ये एटीपेज का क्या काम है? एटीपी को तोड़ना। तो ये जब एटीपी को तोड़ेगा तो क्या रिलीज होगी जनाब? एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी जब रिलीज होगी तो फिर इसीलिए बीट करते हैं ना, कोई भी काम होता है उसके लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। तो इसमें क्या हुआ कि इस बंदे में ये डाइनिन आर्म ही खराब है, मींस नो एटीपेज नो एनर्जी, तो सीलिया बीट करेंगे। तो ये सारी आ गई हमारे पास पैथोजेंसिस आ गई। पैथोजेंसिस आपको ना भी याद रहे, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि मेल में भी इनफर्टिलिटी होगी, फीमेल होगी तो उसमें भी इनफर्टिलिटी, साइनोसाइटिस होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन बड़े होंगे, और जहां जहां सीलिया होंगे वो काम नहीं कर रहे, इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। और बंदे का हार्ट कहाँ पे होगा? राइट साइड पे। तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। और किस में होता है? कार्टेगनर सिंड्रोम में होता है। और डिफेक्ट किस में आ रहा है? डिफेक्ट इन लेफ्ट एंड राइट डाइनिन प्रोटीन। ओके हो गया? जो डाइनिन नाम था ये हमारे पास हो गया कार्टेगनर सिंड्रोम का। अब हम आगे चलते हैं। ये इधर तक तो ओके, ये सिंपल सी बातें थी, कोई खास मुश्किल चीजें नहीं थी। अब आगे आ गया सेप्टेशन ऑफ द चैम्बर्स। जो मैंने आपको बताया कि जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन होते हैं ये किस तरह डेवलप करवाएंगे, उसको हम अब डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला आ गया एट्रिया, यानी कि ये देखो, ये हमारा आ गया राइट एट्रिया, ये आ गया लेफ्ट एट्रिया। तो इनके दरमियान में ये वाला जो सेप्टा बनेगा वो कैसे बनेगा, अब हमने उस चीज को डिटेल से देखना है। इसका लास्ट जो कंसिक्वेंस आएगा वो आपको मस्त याद होना चाहिए, प्रोसेस ना भी याद हो तो प्रॉब्लम नहीं है।
तो सबसे पहले क्या अपीयर होगा, इधर एक सेप्टम अपीयर होगा जिसको हम कहेंगे सेप्टम प्राइमम। सेप्टम प्राइमम क्या है कि दूसरा, अब देखो नीचे इधर क्या है, इधर होगा एंडोकार्डियल क्वेश्चन, तो इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होगी उसको हमने सिंपल सा नेम दे दिया ओस्टियम प्राइमम। ओके हो गया। देन आगे चलते हैं। आगे क्या होगा कि ये जो सेप्टम है ना वो इस तरह करके ना नीचे ग्रो करता जाएगा, नीचे ग्रो करता जाएगा, जबकि ये इधर दरमियान में से ना, इधर से इसके सेल्स डी जनरेट हो जाएंगे। देखो जब इधर दरमियान में से सेल्स डी जनरेट हुए तो वो उन्होंने क्या किया, इधर स्पेस बनवा दी ना, ये देखो इधर से मैंने सेल्स डी जनरेट खत्म करवाए हैं, तो ये देखो दरमियान में क्या बन गई है, स्पेस ही बन गई है, तो उसको हमने क्या नेम दे दिया, ओस्टियम सेकंडम। ठीक हो गया जी। और नीचे जो स्पेस बची हुई होगी उसको हमने नेम दे दिया ओस्टियम प्राइमम, वो वही सेम स्पेस है ये वाली ओस्टियम प्राइमम। देन आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि ये इधर जो स्पेस बची हुई थी ना, इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इधर क्या हो जाएगा, नीचे इसके साथ दूसरा लग जाएगा, मतलब प्रॉपर ग्रो कर जाएगा। और अब सिर्फ हमारे पास एक ही ओपनिंग बच जाएगी, वो कौन सी, ओस्टियम सेकंडम वाली। तो ये देखें हमारे पास कौन सी ओपनिंग बच गई, ओस्टियम सेकंडम वाली। देन आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि ऊपर से एक और सेप्टम अब अराइज करना शुरू हो जाएगा इस तरह करके। और ये जो था ना हमारे पास सेप्टम प्राइमम, ये खत्म हो जाएगा, ये रिग्रेस कर जाएगा जो ऊपर वाला है, लेकिन नीचे वाला इंटैक्ट रहेगा। नीचे वाला क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। और ऊपर से जो राइट साइड है उधर से एक सेप्टम और अराइज करना शुरू कर जाएगा जिसको हम कहेंगे सेप्टम सेकंडम। ठीक हो गया। तो अब देखो ये नीचे ग्रो कर गया कौन सा, सेप्टम सेकंडम, और ये हमारा है सेप्टम प्राइमम। ओके हो गया। और इन दोनों के दरमियान ये एक वॉल्व सा बनवा देंगे। हमें पता है ना जो राइट हार्ट है उससे, राइट एट्रियम है उससे ब्लड जा रहा था लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम में, और गुजर कहाँ से रहा था, फोरामन ओवेल से। तो इन्होंने क्या बनवा दिया, फोरामन ओवेल बनवा दिया। वन साइडेड क्या है कि इधर से हार्ट दूसरा ब्लड का फ्लो होगा। तो अब ये चीजें तो थी कि अगर आप लोगों को ना भी पता हो तो डजेंट मैटर, ये जस्ट अगर यू वर्ड आपने एमएलई करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर से आपका आता है सेप्टम सेकंडम। ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, राइट साइड पे होता है। ये थोड़ा सा उस रियाज से इंपॉर्टेंट है। देन आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि जब बच्चा पैदा होता था, जब बच्चा पैदा होता था तो ये होता था सेप्टम सेकंडम, नीचे क्या था हमारा सेप्टम प्राइमम। तो इधर जो लेफ्ट एट्रिया है उधर प्रेशर बढ़ जाता होता था, जब प्रेशर बढ़ता था तो वो इस पे फोर्स लगती थी और ये आपस में फ्यूज हो जाते होते थे। ऐसे ही है ना। तो इस फ्यूज हो गए तो बाद में जो स्ट्रक्चर इधर बच जाता है उसको हम क्या नेम दे देते हैं, फोसा ओवैलस। ऐसा ही है। और अगर ये ओपनिंग बंद ना हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, पेटेंट फोरामन ओवेल। तो इसी चीज को मैं आप लोगों को अब हम बुक से थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। ये देखें। सबसे पहले क्या होगा, सेप्टम प्राइमम ग्रो करेगा टुवर्ड्स एंडोकार्डियल क्वेश्चन नैर्विंग ओस्टियम प्राइमम। तो यही उसने, ये देखो सेप्टम प्राइमम नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। देन ओस्टियम स्केंडम फॉर्म्स इन सेप्टम प्राइमम ड्यू टू सेल डेथ इन ओस्टियम प्राइमम रिग्रेसेस। ये देखो दरमियान में सेल डेथ हुई तो वो उसने क्या किया, रिग्रेस कर गया, और इधर एक हमारे पास ओपनिंग आ गई ओस्टियम सेकंडम वाली। देन तीसरा काम क्या होगा कि सेप्टम सेकंडम डेवलप्स ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम एज ओस्टियम सेकंडम मींस राइट टू लेफ्ट शंट। तो ये देखो राइट साइड पे ग्रो कर रहे हैं, तो वही उसने बताया हुआ है कि राइट साइड पे हमारे पास ग्रो कर जाएगा। देन सेप्टम सेकंडम एक्सपेंड्स एंड कवर्स मोस्ट ऑफ द ओस्टियम सेकंडम। तो ये देखो ना, ये एक्सपेंड कर रहा है और ये जो ओस्टियम सेकंडम था उसको मोस्ट ऑफ द कवर कर रहा है। तो यही। देन द रेजिडुअल फोरामिन इज द फोरामन ओवेल। तो अब इसको हमने क्या नेम दे दिया, फोरामन ओवेल। देन आगे क्या होगा, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सेप्टम प्राइमम फॉर्म्स द वन वे वाल्व ऑफ द फोरामन ओवेल। तो ये देखो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बना था किसका, सेप्टम प्राइमम का, उसने क्या बना दिया, फोरामन ओवेल। इस तरह वन वे ओपनिंग वाल्व बन गया। देन आगे अब देखो सेप्टम प्राइमम क्लोजेस अगेंस्ट द सेप्टम सेकंडम सीलिंग द फोरामन ओवेल सून आफ्टर बर्थ बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर एंड डिक्रीज्ड राइट एट्रियल प्रेशर। जो हमने इधर बात की थी कि इधर लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाता होता है, जब राइट का डिक्रीज करता है तो ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ओके हो गया। अब सेप्टम सेप्टम स्कंडम एंड सेप्टम प्राइमम फ्यूज ड्यूरिंग इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में ही क्या है कि ये फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि पहले ही 6 मंथ्स में या पहले ही साल में ना, तो वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे, इधर फाइब्रोसिस हो गए, ये प्रॉपरली वाल्व बंद हो जाएगा, फॉर्मिंग द एट्रियल सेप्टम। तो इससे हमारा बन गया एट्रियल सेप्टम। अब अगर क्या हो, फेलियर हो जाए, मैंने आपको बताया ना कि अगर ये आपस में फ्यूज ना कर सके, अगर इनकी फेलियर हो जाए तो उसको हमने क्या नेम दे दिया, पेटेंट फोरामन ओवेल। पेटेंट का मतलब है कि जो चीज अभी रहे,
मतलब एम्ब्रियोलॉजी के बाद उसने क्या होना था, खत्म हो जाना था, लेकिन वो क्या है कि बच्चे में अभी भी है, तो उसको हम क्या नेम दे देते हैं, पेटेंट। तो पेटेंट फोरामन वेल काज्ड बाय द फेलियर ऑफ सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम स्कंडम की क्या होती है, आफ्टर बर्थ फ्यूजन नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है मोस्ट आर लेफ्ट अनट्रीटेड, ज्यादातर क्या है कि अनट्रीटेड ही रह जाते हैं, कैन लीड टू पैराडॉक्सिकल। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई, जहां भी आप दूसरा सुनो ना, पैराडॉक्सिकल, इट मीन्स कि जो जनरल काम हो रहा है ना उसके खिलाफ काम हो रहा है, ठीक है। तो जनरल क्या काम हो रहा है, अब देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जनाब, हार्ट है, इधर से लेग से आ रहा, कौन लेके आ रही होती है, इंफीरियर वेना के वाले लेके आ रही होती है ना ब्लड, तो इसमें ना एक एम्बोलस था, एम्बोलस कहाँ पास करेगा, नॉर्मल बंदे में एम्बोलस को कहाँ पास करना चाहिए, नीचे आ जाएगा ना, दूसरा राइट वेंटिकल में, और राइट वेंटिकल से आगे कहाँ पे जाना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी में, ऐसे ही है ना, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से आगे कहाँ पे जाना चाहिए, लंग्स के पास जाना चाहिए, ऐसे ही है, और लंग्स की ये जो किसी कोई आर्टरी होगी उसमें जाके ये फंस जाएगा, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नॉर्मली तो ऐसा होना चाहिए था, नॉर्मल पाथवे इसका ये था, लेकिन क्या हुआ कि जिस बंदे में ये वाला सेप्टम, ये जो फोरामन ओवेल है ये क्लोज नहीं हुआ, तो उसमें इसको ये वाला रास्ता इख्तियार ये कर सकते हैं ना, यानी कि इसको हम कहते हैं कि राइट में हमारी दूसरा जो राइट साइड थी, इधर से एम्बोलस कहाँ पे चला गया, लेफ्ट साइड में, नॉर्मली राइट से लेफ्ट साइड पे नहीं जा सकता था, क्यों नहीं जा सकता था, क्योंकि इसने लंग्स में ही जाके फंस जाना था, लंग्स की जो कैपिलरीज होती है वो बड़ी बारीक सी होती हैं, और इधर से अब ये इधर नहीं जा सकता था, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वाले हार्ट में ये एम्बोलस नहीं जा सकता था, लेकिन इस बंदे में क्या हुआ कि पैराडॉक्सिकल काम हुआ, पैराडॉक्सिकल यानी कि जो रवायत के खिलाफ काम हुआ, रवायत के खिलाफ काम क्यों हुआ कि ये एम्बोलस फ्रॉम दूसरा राइट हार्ट कहाँ पे चला गया, लेफ्ट हार्ट में, तो लेफ्ट हार्ट में आपको पता है जनाब लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से किस में, लेफ्ट वेंटिकल में ये पहुंच गया, तो लेफ्ट वेंटिकल से कहाँ पे जाएगा, एओर्टा में, एओर्टा से आगे कहाँ पे जा सकता है, एओर्टा से आगे हमारे ब्रेन में जा सकता है, जाहिर सी बात है एओर्टा ने पूरी बॉडी को सप्लाई करना है, ब्रेन में जा सकता है, ब्रेन में जाके स्ट्रोक करवा देगा, ठीक है, और क्या है कि हमारी किडनीज में जा सकता है, किडनीज में जाके इंफाक्ट करवा देगा, ब्लड सप्लाई जहां पे जाके फंसेगा आगे ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी, देन हमारी दूसरा इंटेस्टाइन में, यानी कि कहीं पे भी जाके डिसलॉज हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब ये जाके ब्रेन की किसी वेसल को ब्लॉक कर दे, तो जब ब्रेन की वेसल ब्लॉक होगी तो ब्रेन के सेल्स को बेचारे, फॉर एग्जांपल ये ब्रेन की कोई वेसल है, ठीक है, इधर बेचारे सेल्स पड़े हैं, तो इधर ये जो इम्बोलस आया था इसने आगे इसको ब्लॉक कर दिया, जब ये ब्लॉक कर दिया तो आगे सेल्स बेचारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी, इसको हम कहते होते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, यानी कि जिसको हम अपनी जुबान में कहते होते हैं बंदे को फालज पड़ गया, तो जितना ज्यादा बंदे का ब्रेन का एरिया डैमेज हो उतना ज्यादा फालज स्वेयर होता है, उतनी ज्यादा उसकी साइड खराब होती है, अगर बहुत ज्यादा एरिया डैमेज हो जाए यानी कि कोई मेन वेसल में जाके ये अगर डिसलॉज कर जाएगा तो बंदा उसी वक्त मर जाएगा, ओके हो गया, तो यही था हमारे पास पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई का, can lead to paradoxical emboli, venous thromboembolism entering the systemic arterial circulation, यानी कि वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इधर से क्या है कि वेन से आया, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कोई थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है कि इधर ब्लड वेसल के अंदर कोई क्लोट बना हुआ है, देन ये अगर छोड़ के अपनी जगह कहीं और चले जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस ने क्या किया, एम्बुलेंस बन गई, मैं इसको इस तरह याद रखता हूँ, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस मूव करती है ना, तो ये मूव कर गया तो उसको हमने नेम दे दिया वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, और ये कहाँ पे चला जाएगा, ये जो हमारी सिस्टेमिक आर्टेरियल सर्कुलेशन है उसमें चला जाएगा, सॉरी ये वाली जो है एओर्टा वाली उसमें चला जाएगा, ओके हो गया, तो यही उसने इधर लिखा हुआ है, थ्रो राइट टू एज अकरिंग एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, डन हो गया, तो ये था हमारे पास कि एट्रिया कैसे बन रहे थे, एट्रिया का सॉरी एट्रिया में सेप्टम कैसे बन रहा था, इंटर एट्रियल सेप्टम कैसे बन रहा था, अब हम आगे चलते हैं, अब आ गया आगे हमारे पास कि जो वेंटिकल्स हैं उनमें भी तो सेप्टम बनवाना है ना, तो वेंटिकल्स का मैं आपको सिंपल सा फंडा बता दूं, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है ना, ये तो हमने एट्रिया का तो बनवा दिया, अब ये जो वेंटिकल्स है ना, वेंटिकल्स का नीचे से सेप्टम बना हुआ होता है, सिर्फ अब हमने ये जो थोड़ा सा जगह ये वाली बची हुई है ना, ये वाली बनवानी है, तो ये देखें जो वेंटिकल्स हैं उनमें दरमियान में इस तरह मस्कुलर मस्कुलर दूसरा इंटरवेंटिकुलर सेप्टम बना हुआ होता है, सिर्फ हमने कौन सा बनवाना है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन बची है ना वेंटिकल्स में, अब सिर्फ उसको बनवाना है, अब वो कैसे बनेगा, उसके लिए ना थोड़ा सा इधर पंगा पंगा क्या कि थोड़ा सा मुश्किल कह लो, या इसको हम थोड़ा सा नोट से देखते हैं, क्योंकि उधर से मैंने यूवर्ड की डायग्राम उठाई है, इधर ये देखें, ये वेंटिकल्स होते हैं आपको पता है, ठीक है,
और वेंटिकल से शुरू शुरू में सिर्फ एक बाहर ओपनिंग निकलती जाती है, यानी कि आउटफ्लो ट्रैक इनका दोनों का क्या होता है, कॉमन होता है, जिसको हमने नेम देते होते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। यानी कि इस तरह करके वेंटिकल्स है ना, ये फॉर एग्जांपल राइट वेंटिकल है, ये लेफ्ट वेंटिकल है, तो इनसे सिर्फ क्या है कि एक ओपनिंग निकल रही है, जिसको हम कहते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। देन ये जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है, इसके अंदर इस तरह करके सेप्टम बनता होता है। ठीक है, ये जो सेप्टम बनेगा, ये स्पाइरल करेगा, इस तरह करके क्या है, स्पाइरल करेगा, ये सेप्टम आपस में फ्यूज होंगे और ये बना देंगे, एओर्टा बनवा देंगे, और क्या बनवा देंगे, पल्मोनरी ट्रंक। ये देखो, ये क्या बना इसमें, ये ये देखें, हमारे पास क्या बना, इस तरह सेप्टम बनने शुरू हो गए, ये सेप्टम इस तरह बनने शुरू हुए, ये स्पाइरल की, यानी कि जिस तरह स्प्रिंग होता है, तो ये आप देख सकते हो स्प्रिंग की तरह ये स्पाइरल की, ये देन ये इस तरह करके जनाब ये भी स्पाइरल करेंगे, और ये देखो आपस में ये फ्यूज हो गए, और ओपनिंग बन गई कौन सी, जो लेफ्ट था, लेफ्ट वेंटिकल, उससे क्या निकल गया, एओर्टा निकल गया, जबकि जो राइट वेंटिकल था निकल गया, पल्मोनरी पल्मोनरी निकल गया। दरमियान में ये थी, अब आप लोग खुद देख सकते हो कि ये दरमियान में अब सेप्टम बन गया है, पहले इन दोनों के दरमियान में ओपनिंग थी ना, लेफ्ट और राइट वेंटिकल के दरमियान, लेकिन जब ये स्पाइरल की, ये फ्यूज की है, तो अब हमारा क्या है कि इंटरवेंटिकुलर सेप्टम बन गया है। कौन सा पार्ट, उसका मेम्ब्रेनस पार्ट। तो ये आप देख सकते हो कि नीचे ये वाला जो है ना, ये वाला है मस्कुलर पार्ट, और ये जो ऊपर वाला है, ये कौन सा है, मेम्ब्रेनस पार्ट। तो इट मींस कि इसकी स्पाइरल और फ्यूजन की वजह से हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट बन गया, किसका, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम बन गया। तो इसी चीज को हम बुक से पढ़ते हैं कि हमारी बुक ने क्या लिखा है, मस्कुलर इंटरवेंटिकुलर सेप्टम फॉर्म्स, वो पहले ही बना हुआ था, ये देखो, ओपनिंग इज कॉल्ड इंटरवेंटिकुलर फोरामन। तो ये दरमियान में जो ओपनिंग होगी, ये देखो ना, मैंने आपको बताया कि पहले पूरा प्रॉपर सेप्टम नहीं, तो ये जो दरमियान में ओपनिंग होगी, उसको हमने सिंपल सा नेम दे दिया इंटरवेंटिकुलर फोरामन। अब देखो, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम रोटेट्स, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम रोटेट करता है और फ्यूज करता है, वो हमने देख लिया किस तरह वो रोटेट कर रहा था, इधर जो सेप्टम बन रहा था वो रोटेट कर रहा था और फ्यूज कर रहा था, तो उसने क्या बना दिया, विद मस्कुलर वेंटिकुलर सेप्टम टू फॉर्म मेम्ब्रेनस इंटरवेंटिकुलर सेप्टम क्लोजिंग द इंटरवेंटिकुलर फोरामन। तो वो हमने देखा कि जब वो रोटेट किया, फ्यूज किया, तो उसने इस ओपनिंग को बंद कर दी, जिसे हमने कहा था इंटरवेंटिकुलर फोरामन, और अब हमारा ये जो रिमेनिंग पोर्शन था इंटरवेंटिकुलर सेप्टम का, वो बन गया। अब देखो, ग्रोथ ऑफ एंडोकार्डियल कुशन सेपरेट्स एट्रिया फ्रॉम वेंटिकल्स। यार ये वाली बात कर रहे हैं ना, कि ये देखो, इधर क्या होते हैं एंडोकार्डियल क्वेश्चन, तो ये इधर वाले भी वो दीवार बना देंगे, ऊपर वाली हमने बनवा ली और ये नीचे वाली भी बनवा दी, तो ये सारा कौन बना रहा होता है, एंडोकार्डियल क्वेश्चन, ये इधर जो होते हैं, एंड कंट्रीब्यूट्स टू बोथ एट्रियल सेप्टेशन, ये बात कर रहा है, एंड मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ इंटरवेंटिकुलर, और मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। ठीक हो गया जी। तो वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि अगर क्या हो कि ये दूसरा सेप्टम प्रॉपर ना बने, तो उसको हमने क्या नेम दे दिया, वेंटिकुलर सेप्टम सेप्टल डिफेक्ट। और ये आपके पास काफी ज्यादा कॉमन का दूसरा कंजेनिटल, कंजेनिटल मतलब जो दूसरा माँ से बच्चे में होती है, कंजेनिटल पुदाइशी, जिसको हम कहते हैं पुदाइशी मसला, तो ये काफी कॉमन पुदाइशी मसला है। और ये यूजुअली कहाँ पे होगा, मेम्ब्रेनस सेप्टम में, क्योंकि मेम्ब्रेनस सेप्टम की फॉर्मेशन के लिए हमें पूरी फ्यूजन चाहिए, स्पाइरालिंग चाहिए, सारा पंगा चाहिए, और मेम्ब्रेन आपको पता है कि झिल्ली सी होती है, थोड़ी कमजोर होती है, जबकि ये जो मसल्स होते हैं, इनमें लेस चांसेस हैं कि इनमें क्या डिफेक्ट हो। ठीक है, तो आपको मोस्टली किस में प्रॉब्लम मिल जाती है, इंटर मेम्ब्रेनस सेप्टम है, ये जो दूसरा इंटरवेंटिकुलर सेप्टम का जो मेम्ब्रेनस पार्ट था ना, उसमें आपको ये मोस्टली प्रॉब्लम मिल जाती है। ओके हो गया। देन आगे चलते हैं, आगे भी वही बात है, आउटफ्लो ट्रैक फॉर्मेशन। तो आउटफ्लो ट्रैक वो किन को कह रहा है, हमारे जो वेंटिकल से बाहर वेसल्स निकल रही हैं, जो हमारे हार्ट से बाहर वेसल्स निकल रही हैं, उनको वो क्या कह रहा है, आउटफ्लो ट्रैक। तो आउटफ्लो ट्रैक यही तो है, ये जो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक है, आउटफ्लो ट्रैक है। तो इनमें देखो, इनमें कैसे वो सेप्टम बना, ये इधर सारा जो सेप्टम बना, वो स्पाइरालिंग हुई, फ्यूजन हुई, लेकिन इसमें जो एक और चीज आपने याद रखनी है, इधर ना सबसे पहले ये इस तरह करके ना रिज सी बनी है, ये देखो आप, रिज बनी है, देन ये देखो इधर रिज बनी है, ये इधर रिज सी बनी है, ऐसे ही है ना। देन इन्होंने दूसरा फ्यूजन हुई है ना, और स्पाइरालिंग हुई है। तो इन रिजेस के बनने के लिए हमारे पास जरूरी होते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं। तो ये लाजमी है इन रिजेस के बनने के लिए, यानी कि इसके सेप्टम के बनने के लिए, ये जो सेप्टम बन रहा है, इसके बनने के लिए लाजमी है कौन से, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की माइग्रेशन।
आपने इसी तरह याद रखना है कि न्यूरल क्रैश सेल्स का इधर माइग्रेट करके आना हार्ट की तरफ और ये वाली रीजेस बनाना लाजमी है इस सेप्टम के बनने के लिए। अगर ये न्यूरल क्रैश सेल्स माइग्रेट नहीं करेंगे तो ये सेप्टम प्रॉपरली बनेगा नहीं बनेगा। और दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि अगर न्यूरल क्रैश सेल्स प्रॉपरली माइग्रेट नहीं करेंगे तो ये सेप्टम नहीं बनेगा। तो वही उसने इधर देखें हमारी बुक पे लिखा हुआ है कि न्यूरल क्रैश सेल्स क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। जब न्यूरल क्रैश सेल्स माइग्रेट करेंगे तो वो क्या करवा देंगे, ट्रंकल एंड बल्बर रिजेस बनवा देंगे। वो जो रिजेस है उसको उसने नेम दे दिया ट्रंकल। जो क्या करेंगी, स्पाइरल करेंगी। हमने देख लिया वो स्पाइरल कर रही थी और फ्यूज कर रही थी, और उन्होंने क्या बना दिया, एओर्टिक को पल्मोनरी सेप्टम, यानी कि ये वाला सेप्टम बनवा दिया ना, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान एक उन्होंने दीवार खड़ी कर दी, यानी कि भाइयों के दरमियान में दीवार खड़ी कर दी। किसने, न्यूरल क्रैश सेल्स ने। ओके हो गया। एंड देन असेंडिंग, इससे क्या बन गया, असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक बन गया। अब कोनोट्रंकल एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि ये जो हमारा दूसरा ट्रंकस आर्टरियोसिस था ना, इसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज आ जाएं तो बंदा आपके पास कैसे आ सकता है, और ये क्यों होती है, वही देखो। फेलियर ऑफ न्यूरल क्रैश सेल्स टू माइग्रेट, अगर ये प्रॉपरली माइग्रेट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला सेप्टम प्रॉपरली नहीं बनेगा। तो कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को दोबारा नोट्स जरा दिखाता हूँ। यूवर्ड से ये वाली सारी डायग्राम उठाई है, ये देखो। एक तो आ सकता है ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस मींस के इनके दरमियान में सेप्टम बने ही ना। ट्रंकस आर्टरियोसिस पेटेंट ट्रंक है, इधर सेप्टम बने ही ना। ये देखो ये क्या है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर तो सेप्टम बन रहा था ना जो इसको डिवाइड कर रहा था, लेकिन न्यूरल क्रैश सेल्स प्रॉपरली माइग्रेट नहीं हुए। माइग्रेट नहीं हुए तो वो सारी ना रिजिड बनेगी ना कुछ होगा, तो ये सेप्टम बन सकेगा, नहीं बन सकेगा। इट मींस के बच्चा जब पैदा भी हो जाएगा तो उसकी सेम ओपनिंग होगी दोनों वेंट्रिकल्स की। ऐसा ही है ना। मैंने इसको इस तरह याद रखा हुआ है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो भाइयों के घर अलहदा अलहदा कर दिए जाते हैं, तो इसी तरह जब हमारा हार्ट भी डेवलप होता है तो उसमें भी क्या आ जाती है, अलहदगी आ जाती है। ये समझो ये दोनों क्या थे, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल भाई भाई थे, तो इनके दरमियान ये जब हमारा हार्ट डेवलप होता है तो इसके दरमियान में दीवार आ जाती है। उस दीवार के आने के लिए समझो क्या है कि उनके दरमियान नफरत लाजमी है या कुछ भी, तो उसको नेम दे दिया एन से नफरत और एन से न्यूरल क्रैश है, तो वो लाजमी थे। ठीक है, लेकिन अगर वो माइग्रेट नफरत नहीं आएगी तो उनके दरमियान में दीवार नहीं बनेगी। जब दीवार नहीं बनेगी तो ये सेम ओपनिंग रहेगी, उनका गेट सेम रहेगा। ओके हो गया, डन हो गया, उनके घर का गेट सेम रहा। तो ये हमें पता चल गया कि इसको हम क्या कहेंगे, पेटेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस, सेम ओपनिंग होगी। देन और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और आ सकता है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। अब इसका क्या मतलब है, ग्रेट आर्टरीज किसको वो कह रहा है, एओर्टा को और पल्मोनरी ट्रंक को। तो एओर्टा कहां से निकल रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेकिन इधर क्या होगा कि इधर से पल्मोनरी ट्रंक जो है ना वो निकल रहा होगा कहां से, हमारे दूसरे लेफ्ट वेंट्रिकल से। जबकि जो राइट वेंट्रिकल है उधर से क्या निकल रहा होगा, पल्मोनरी ये सॉरी एओर्टा निकल रहा होगा। ठीक है, ट्रांसपोजिशन, ट्रांस मींस की पोजीशन इनकी चेंज हो गई है, तो इधर से आप याद रख सकते हो कि जो नॉर्मल इनकी पोजीशन थी जहां से निकल रहे थे वो नहीं होगा। तो आपको ये देखो ये नॉर्मल होता है ना ये वाला, जबकि ये क्या है कि अब नॉर्मल आपको अपीयरेंस मिल जाएगी, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेड। देन और प्रॉब्लम क्या हो सकती है, और ये है कि टेट्रालोगियोफैलेट हो सकती है। टेट्रालोगियोफैलेट में ना सिंपल सा प्रॉब्लम हो रहा होता है, और उसकी वजह से आगे चार प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट ओवरव्यू लो। देखो ये इधर प्रॉपर सेप्टम बन रहा था, ऐसे ही है, लेकिन इस बंदे में क्या होता है कि ये दूसरा है ना हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक, इसका ये जो सेप्टम है ये थोड़ा सा इधर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, इसको हम कहते हैं डेविएटेड इनफंडिबुलर सेप्टम। ठीक है, इसको कहते हैं डेविएटेड इनफंडिबुलम। तो अब देखो अगर ये डेविएट हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये देखो। एक तो हमारे पास ये प्रॉपर इधर वो नहीं बनेगा, दीवार नहीं बनेगी, तो उसको हमने क्या नेम दे दिया, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एक प्रॉब्लम आ गई। दूसरा ये देखो कि इधर एओर्टा जो है ना ओवरराइड कर रहा है, ये देखो ये क्या है एओर्टा। एओर्टा किसके ऊपर है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के ऊपर है, तो उसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग एओर्टा। एओर्टा कहाँ पे है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के ऊपर है, तो दूसरी का क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, ओवरराइडिंग एओर्टा। देन तीसरा क्या प्रॉब्लम आएगा कि ये जो पल्मोनरी वाल्व है ना इसकी क्या होगी, स्टीनोसिस होगी। ये देखो ना इधर सेप्टम थोड़ा सा डेविएट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये आप देख सकते हो कि सेप्टम जब डेविएट किया हुआ है तो उसने पल्मोनरी वाल्व को तंग कर दिया है, तो हम क्या देंगे, पल्मोनरी वाल्व की क्या हो जाएगी, स्टीनोसिस। तो जाहिर सी बात है अब जो इधर जो है ना राइट हार्ट, इस पे प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका क्या है कि आउटफ्लो ट्रैक जो है, आउटफ्लो ट्रैक तंग हुआ पड़ा है, यानी कि इसमें जिसमें हार्ट ने राइट हार्ट ने पंप करना था वो तंग हुआ पड़ा है, तो इसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना। और देन इसको इसका कुछ ब्लड कहाँ पे अब चला जाएगा, इधर
लेफ्ट हार्ट में, ऐसा ही है। तो अब इसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, तो बंदे का राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बॉडी का सिंपल रिस्पॉन्स याद रख लो कि जब भी किसी भी मसल पे स्ट्रेस बढ़ता है, यानी कि उसे ज्यादा काम करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाता है। हाइपरट्रॉफी मींस कि उसके सेल्स इंक्रीज इन साइज हो जाते हैं। जिस तरह देखो आप लोग अगर एक्सरसाइज करते हो, जिम में जाके एक्सरसाइज करते हो, तो मसल्स बड़े होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको स्ट्रेस ज्यादा दे रहे हो, तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रही है। तो इसी तरह जब हमारे राइट हार्ट पे प्रेशर ज्यादा पड़ा, तो वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, तो उनमें जो लेफ्ट हार्ट है उस पर लोड बढ़ जाता होता है, क्योंकि उन्हें बड़ी फोर्स से पुल करना पड़ता है, तो फिर लेफ्ट हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ये खैर हम हाइपरटेंशन में पढ़ेंगे, लेकिन ये खैर, तो इस बंदे में ये वाली चार प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ओके हो गया, परेशान नहीं होना, ये अभी हमने आगे ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के वो अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं थी, और क्या आ सकता है, टेट्रालोगी ऑफ फैलेट के ओवरराइडिंग एओर्टा था, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस थी, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी थी। तो ये तीन चार प्रॉब्लम्स थे, और पल्मोनरी आर्टरी की पल्मोनरी वाल्व की स्टेनोसिस थी, और परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस के दरमियान में वो सेप्टा ही ना बने। आगे आगे जनाब, वॉल्व डेवलपमेंट, तो वॉल्व कौन बनवा रहा था, एंडोकार्डियल क्वेश्चन बनवा रहा था, तो उसी ने ही सारे वॉल्व बनवा देने हैं। तो ये देखो, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व किसने बनवा देना है, डिराइव फ्रॉम एंडोकार्डियल क्वेश्चन ऑफ आउटफ्लो ट्रैक। तो वही जो यार, ये जो आउटफ्लो ट्रैक है ना, इसका जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जाम्पल इधर ये क्या है हमारा आउटफ्लो ट्रैक, तो इसका जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन होगा, ये इसका पल्मोनरी आर्टरी का भी बनवा देगा, और जो एओर्टा है उसका भी वाल्व बनवा देगा। देन माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, तो माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ से बन जाएंगे, वो भी एंडोकार्डियल क्वेश्चन से बन जाएंगे। और कौन से क्वेश्चन से बनेंगे, वो एवी कनाल के एंडोकार्डियल क्वेश्चन है। एवी कनाल वो किसको कह रहा है यार, इसको कह रहा है ना, एट्रियो वेंटिकुलर कनाल। तो इसके जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन होंगे, उससे क्या बन जाएगा, ये हमारे पास माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व बन जाएंगे। आगे चलते हैं। अब वाल्व में क्या एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, इसके लिए भी हम दोबारा उसी पे चलते हैं, नोट्स की तरफ। वाल्व तो जाहिर सी बात है, एक मिनट। अब देखो, ये है हमारे पास हेल्थी वाल्व, नॉर्मल है। वाल्व क्या हो सकता है, या तो स्टीनोटिक हो सकता है, यानी कि वो प्रॉपरली ओपन ना करे। तो ये देखो प्रॉपरली ओपन हो रहा है, वाल्व स्टीनोटिक होगा, तो ये देखो आप खुद देख सकते हो कि ये प्रॉपरली ओपन नहीं कर रहा। तो यही कि वाल्व स्टीनोटिक होगा, तो वो प्रॉपरली ओपन नहीं करेगा। अगर रीगर्गिटेंट होगा, तो वो प्रॉपरली क्लोज नहीं करेगा। ये देखो इस तरह प्रॉपरली क्लोज होता है, और ये प्रॉपरली क्लोज नहीं कर रहा। देन और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है कि वाल्व बने ही ना, वाल्व क्या हो, बने ही ना। तो ये देखो राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, तो इनके दरमियान में तो वॉल्व होता था, इस बंदे में बना हुआ है, तो इसका हमने क्या नेम दे दिया, एट्रेजिया, यानी कि जो वॉल्व है वो ही एब्सेंट है। तो ट्राइकस्पिड एट्रेजिया की ट्राइकस्पिड वॉल्व ही एब्सेंट है। देन और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है कि वॉल्व नीचे डिस्प्लेस्ड हो। ये देखो नॉर्मली वाल्व कहाँ पे होता है, इधर होता है ना, ये एट्रियम जो होता है वो छोटा होता है, जबकि वेंटिकल बड़ा होता है। लेकिन इस बंदे में क्या होगा कि वॉल्व नीचे डिस्प्लेस्ड होगा, काफी ज्यादा नीचे कहाँ पे होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। तो इसको हमने नेम दे दिया एब्स्टेन एनोमली। इसको हमने क्या नेम दे दिया, एब्स्टेन एनोमली, जिसमें ट्राइकस्पिड वाल्व नीचे डिस्प्लेस्ड होता है। तो देखो इस बच्चे में इस बंदे में ये जो बच्चा है, इसमें स्मॉल जो राइट वेंट्रिकल होगा वो काफी ज्यादा स्मॉल होगा, ये आप लोग इसमें देख सकते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हो रही थी, एंडोकार्डियल क्वेश्चंस अगर प्रॉपरली वो नहीं होंगे, तो उसमें आपके पास ये वाल्वुलर एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। आगे चलते हैं जी। आगे आगे आ गया एओर्टिक आर्चिज। ये प्योर रटे वाला है, इसमें कोई बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है। ये देखें, ये वाली जो देखें, ये वाली जो थी ना एओर्टिक आर्चिज, तो ये हमारे पास होती हैं टोटल 6 एओर्टिक आर्चिज होती हैं। छह में से जो पांचवी है ना, वो हमारे काम की नहीं है। सिर्फ जो बाकी पांच बच गए हैं ना, यानी कि एक से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स, ये हमारे काम के हैं, क्योंकि इन्होंने आगे स्ट्रक्चर्स बनवाने हैं। तो एओर्टिक आर्चीज है, इसका मतलब है कि एओर्टा से आगे डिफरेंट क्या निकल रही होती है, आर्टरीज निकल रही होती है ना। तो एओर्टिक आर्चीज ने डिफरेंट आर्टरीज बनवा देनी है, जो कि आगे हेड को नेक को सप्लाई करेंगी, हमारी लिम्स को सप्लाई करेंगी। तो ये देखो, फर्स्ट क्या होता है, मैक्सिमल होता है। तो फर्स्ट से आपको क्या मिल जाएगी, पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी मिल जाएगा, रटा है, ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी फर्स्ट से। सेकंड से आपको सेकंड और एस से सेकंड और एस से स्टेपेडियल आर्टरी, तो आपको स्टेपेडियल और हाइयोइड आर्टरी मिल जाएगी। थर्ड से आपको जनाब कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सी थर्ड लेटर है ना उसका अल्फाबेट का, तो उससे आपको मिल जाएगी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये आप देख सकते हो, ये होती है ना कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये देखें, कॉमन कैरोटिड आर्टरी मिल जाएगी किससे, हमें थर्ड से। और
एंड दूसरा प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो ये होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो भी आपको थर्ड से मिल जाएगा, थर्ड एओर्टिक आर्च ने बनाना है। देन आ गया फोर्थ एओर्टिक आर्च। तो जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है उसने लेफ्ट साइड पे दूसरा ये देखो, उसने प्रोक्सिमल पार्ट बनवा देना है राइट सबक्लेवियन आर्टरी का। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये है ना हमारे पास प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इसने राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनवा देना है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला तो वो किसने बनवा दिया? फोर्थ एओर्टिक आर्च ने। और लेफ्ट साइड पे इसने क्या बनवा देनी है? एओर्टिक आर्च। ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे क्या बनवा रही है? थोड़ा सा पार्ट ऑफ एओर्टिक आर्च। देन सिक्स्थ एओर्टिक आर्च जो होती है, और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एमसीक्यूज इसी में से आता है। इसने ना ये जो होता था ना हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस, वो इसने बनवाना होता है। तो डक्टस आर्टरियोसिस कौन बनवा रहा है? हमारी सिक्स्थ एओर्टिक आर्च बनवा रही है। और दूसरी बात यह है कि प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज बनवा रही होती है। तो ये देखो, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज बनवा रही है, और साथ में इधर से दूसरा ये बनवा रही है डक्टस आर्टरियोसिस। इसमें सिर्फ रटा है और कुछ खास बात नहीं है। लेकिन इसके मैं आप लोगों को जो चीजें कुछ याद रखने वाली हैं, ये जो थी ना डक्टस आर्टरियोसिस, इसके गिर्द हमने कल देखा था कि एक नर्व लूप करके जा रही थी। उस नर्व का क्या नेम था? लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। इट मीन्स के लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इज लूपिंग अराउंड द प्रोडक्ट ऑफ सिक्स्थ एओर्टिक आर्च। यही एमसीक्यूज है, और ये एमसीक्यूज है। और जो राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है ना, वो किसके गिर्द लूप कर रही है? वो इधर लूप करके जा रही है, यानी कि ये इधर करके, यानी कि प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ सब क्लेवियन, राइट सब क्लेवियन आर्टरी के गिर्द लूप करके ऊपर जा रही होती है। तो आपको ये एमसीक्यूज मिल गया कि दूसरा, राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व लूप्स अराउंड द प्रोडक्ट ऑफ विच एओर्टिक आर्च। तो आपको पता मिल गया फोर्थ एओर्टिक आर्च। ठीक है, तो फोर्थ एओर्टिक आर्च के दूसरा